Hello everyone. Today we are going to talk about motion in a plane or कुछ relative motion के questions also we'll discuss about them. And the other thing is that कि हम motion in one dimension, vectors and units and measurement already previous videos में cover कर चुके हैं. So we'll be further talking about this today in this crash course series. So let's start without wasting a lot of time. The graphs I think I discussed in the last video. Coming further, equations of motion cover कर लिए थे. Relative motion, we need to start from the term that relative motion, what exactly it is and how do we use it, और फिर मतलब कहाँ इसकी problems में क्या ज़रूरत पड़ती है हम उसके बारे में discussion करेंगे. Okay, so let's start with this. If we come upon the word relative, तो उसका मतलब क्या होता है कि we are concerned about कि एक चीज़ दूसरे के relation में कितना मतलब क्या वेरिएशन शो कर रही है. मतलब कोई चीज़ छोटी बड़ी हो सकती है बट किसके रिस्पेक्ट में. इन द सेम वे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो सकता है बट किसके रिस्पेक्ट में. जैसे फिलहाल मैं रेस्ट पे हूँ बट उसके कोई और आदमी जब मुझे देख रहा है, कोई और पर्सन मुझे देख रहा है, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ अगर वो भी रेस्ट पे है. बट से फॉर एग्जांपल इमेजिन कि वी हैव सम सुपर नेचुरल पावर्स और फिर हम कहीं ऊपर मतलब मून पे जाके और अर्थ तक देख सकते हैं और फिर अर्थ पे हमें वो बंदा भी दिखाई दे जाता. तो मान लो कि मून से अगर कोई पर्सन मुझे देख रहा है, वैसे तो क्यों ही देखेगा, बट अगर वो देख रहा है तो इन दैट केस अर्थ इज मूविंग और अर्थ पे मैं हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं भी मूव कर रहा हूँ. सो दैट्स वाई वी आर कंसर्न अबाउट रिलेटिव टर्म कि हम किस फ्रेम में बात कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि फ्रेम क्या है. सो अगर एक जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज गोइंग टू बी वी ए माइनस वी बी वेक्टोरियली, और हम इसी चीज़ का यूज़ करके थ्रू आउट मूव करेंगे. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. और इन द सेम वे अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ यानी पोजीशन मेरे पास टर्म आ जाए तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगी आर ए माइनस आर बी. सो दिस इज द सिचुएशन और इसी का यूज़ हम थ्रू आउट द केस करेंगे. चाहे ये 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे मतलब वन डायमेंशन में हो, चाहे दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको बस वेक्टर्स का ध्यान रखना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आपसे कहा गया कि देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अनदर पर्सन बी और ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड लेट्स अज्यूम दिस एज द आई कैप डायरेक्शन. सो आई कैप एंड दिस इज जे कैप. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ए को क्या लग रहा होगा कि बी किस स्पीड से जा रहा है, तो फिजिकली समझो इसको. ए को क्या लग रहा होगा कि बी किस स्पीड से जा रहा है, तो बी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ए ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे है. सो इफेक्टिवली एक सेकेंड बाद ए 5 मीटर आगे होगा और बी 10 मीटर आगे होगा. तो दोनों के बीच में जो गैप है वो तो 5 ही मीटर का चेंज हुआ ना, क्योंकि ये 5 मीटर आगे आ चुका है, ये 10 मीटर आगे आया है. तो डिस्टेंस जो है वो उनके बीच में 5 का ही चेंज हुआ. तो ए को लगेगा कि बी 10 से नहीं 5 से ही मूव कर रहा है. तो अगर मान लो कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी को मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को क्या लग रहा है कि बी किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे वी बी माइनस वी ए, यानी कि 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप, इफेक्टिवली आ गया 5 आई कैप. और यहीं अगर उल्टा होता कि एक बी को क्या लग रहा है कि ए की स्पीड से मूव कर रहा है, तो वी ए माइनस वी बी वुड कम आउट टू बी 5 ऑफ माइनस आई कैप, क्योंकि ये हो जाता 5 ऑफ आई कैप, ये हो जाता 10 ऑफ आई कैप, सो इफेक्टिवली 5 ऑफ माइनस आई कैप. मतलब जब बी पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा कि ए उससे पीछे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ. ये 1D है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये 1D के लिए वैलिड है. आप किसी भी केस में अप्लाई कर लो, ये हमेशा इसी फॉर्मेट में वैलिडेट होगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से कि मेरे पास एक सिचुएशन है, देयर इज अ पर्सन गोइंग लाइक अ पर्सन ए विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज अनदर पर्सन बी विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन. नाउ दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो ऐसे जा रहे हैं. जब वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं तो उस केस में जब यहाँ वाला पर्सन ये ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से, जब यहाँ वाला पर्सन इसको देखेगा, ये ए यहाँ है कहीं, बी यहाँ है, थोड़े टाइम बाद बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, तो जब ये इसकी तरफ पीछे मुड़ के देखेगा और फिर ये भी कॉन्टिन्यूसली आगे चलता जा रहा है, तो व्हाट विल द पर्सन बी फील that A is going away and away from him in that direction. And in the same way अगर A B को देखेगा तो उसे लगेगा कि B इस तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में. अब इसको हम एक बार वेक्टोरियली समझते हैं कि ये डायरेक्शन आती भी है कि नहीं आती है. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. आई कैप जे कैप,
दो ही प्लेन्स हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या है, ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, देख कौन रहा है, बी, ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, तो जब बी देख रहा है तो उसे लग रहा है ए इस तरफ जा रहा है। लेट्स चेक, वी ए माइनस वी बी, वी ए कितना है 10 आई कैप, वी बी कितना है 20 माइनस जे कैप, इट इज कमिंग डाउन लाइक एज पर दिस कोऑर्डिनेट, आप इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। सो इट बिकम्स 10 आई कैप माइनस 20, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टोरियली। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर आप यहाँ पे देखो, इसको अगर आप प्लॉट करो तो कुछ कंपोनेंट इसका आई में है जो कि 10 आई कैप है, और कुछ कंपोनेंट इसका पॉजिटिव जे में है जो कि 20 जे कैप है। सो इफेक्टिवली 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम निकालें तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी √10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, सो अंडर रूट 500, और आई कैन से दैट 10√5 मीटर पर सेकेंड से ये उस तरफ जा रहा होगा। मतलब बी को ये लग रहा होगा कि ए उधर जा रहा है। अगर हम बी बी ए कैलकुलेट करें सेम सिचुएशन में तो कुछ नहीं, ऑपोजिट हो जाएगा, ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब इस तरफ दिखना चाहिए। चेक करो, जब इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे वी बी माइनस वी ए, तो ये बनेगा 20 माइनस जे कैप माइनस 10 आई कैप, दोनों नेगेटिव आ गए, 20 ऑफ माइनस जे प्लस 10 ऑफ माइनस आई, तो माइनस आई माइनस जे। चाहे 1D हो चाहे 2D हो, चाहे मतलब सिंगल प्लेन में हो या मतलब सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, आप हमेशा वेक्टोरियली डायरेक्शंस के साथ अगर चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो। ये ध्यान रखना, वेक्टर्स का साथ नहीं छोड़ना, दैट्स इट। ओके, मूविंग फर्दर, रिलेटिव वेलोसिटी पे बहुत तरह की सिचुएशन बनती है। एक होती है रेन वाटर प्रॉब्लम, कि जैसे आप बारिश में हो और फिर मतलब आपने भागना शुरू कर दिया, तो बारिश आपको मतलब जो रेन ड्रॉप्स है वो आपको इंक्लाइन दिखने लग जाती है। दूसरा होता है रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि आप स्विमिंग कर रहे हो लेकिन आप स्विमिंग तो कहीं और कर रहे हो, पानी आपको बहा के कहीं और लेके जा रही है, मतलब ड्रिफ्ट हो रहा है, तो वो कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ सिचुएशंस देख लेते हैं। अ मैन वॉकिंग वेस्ट विद वेलोसिटी, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर 2D की सिचुएशन है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही है। अगर 3D की सिचुएशन से तो हमेशा ध्यान रखना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो प्लेन बना इस प्लेन के ऊपर, ये जो यहाँ पे जो प्लेन बना इस प्लेन के ऊपर इज अप और इस प्लेन के नीचे इज डाउन। प्लीज रिमेंबर दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक प्लेन है, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, ये मेरे पास सिचुएशन है। ओके, अ मैन वॉकिंग वेस्ट विद वेलोसिटी वीएम, एक आदमी है जो कि वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वीएम, रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OA, लेट द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये इस तरफ मूव कर रहा है पर्सन और फिर रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, ऐसा ही है। वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे इसलिए कहा जाता है, वैसे तो बारिश नीचे ही गिरती है, मतलब किसी एंगल पे नहीं है, वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी वी आर रिप्रेजेंटेड बाय OB एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, देखो समझो, मैन इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट VM, rain is vertically downward VR, what is the velocity of rain with respect to man? So VRM, velocity of rain with respect to man, निकालने को हम VMR भी निकाल सकते हैं, velocity of man with respect to rain, तो इसका मतलब है रेन देख रही है, रेन देखती थोड़ी है, so that's why velocity of man with respect to velocity of rain with respect to man, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो as per the result क्या होगा, VR minus VM, VR कितना है, नीचे की तरफ है, तो फिर आप इसे अज्यूम कर सकते हो जो भी दिया हुआ है। मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन है 30 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ मैन है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया 30। अगर आप इसे IJ के अज्यूम करके चलते हो तो 30 ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप, सॉरी डाउनवर्ड है, और फिर 5 ऑफ माइनस आई कैप। सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है, रिजल्ट किस डायरेक्शन में आएगा, तो VR माइनस VM, ये VR है, माइनस VM इधर होगा, VR माइनस VM कहाँ होगा, ये होगा। मतलब अगर पर्सन इधर जा रहा है तो उसको बारिश ऐसे आते हुए दिखेगी, होता भी ऐसा ही है ना,
जब हम आगे की तरफ भाग रहे होते हैं तो वी फील दैट द रेन ड्रॉप्स आर कमिंग टूवर्ड्स अस। बाइक पे या गाड़ी में आपने देखा होगा डायरेक्ट शीशे पे या हेलमेट के शीशे के ऊपर स्ट्राइक करती है रेन ड्रॉप्स, और बहुत तेज़, क्योंकि ये जो स्पीड होगी ना, ये स्पीड बढ़ जाएगी एक्चुअल रेन स्पीड से। इसीलिए जब हम बाइक पे या गाड़ी में होते हैं तो फिर बारिश हमें तेज़ आती हुई अपीयर होती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √VM² + VR²। Anyway, we can't discuss all of these. So this is one type, this is one situation जो कि रेन वाटर प्रॉब्लम होती है। इसमें ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि छाता किस एंगल पे रखा जाता है, और इस एंगल पे रखा हुआ है तो सीधा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि बारिश ऐसे आ रही है, ऑलरेडी एट 30 पे है, मुझे किस तरफ भागना चाहिए या किस स्पीड से भागना चाहिए कि मुझे ये वर्टिकली आती हुई दिखे। तो समझो ये VR है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जब मैं VR या VM लिख रहा हूँ तो उसका मतलब मेरा ये है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी का रिस्पेक्ट जरूर होगा। ये VR है इस तरफ। अगर मान लो कि पर्सन इधर भागना शुरू करता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि रेन ड्रॉप्स इधर फॉल कर रही हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर पर्सन इधर भागता है, मैं दोनों एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर पर्सन इधर भागता है, मान लो कि VM यहाँ है, तो उसे रेन ड्रॉप्स कैसे दिखाई देंगी? VRM, VR माइनस VM, माइनस VM इधर होगा, और VR माइनस VM जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो कहीं यहाँ आने के चांसेस है। मतलब अगर पर्सन इधर भाग रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक सर्टेन स्पीड पे उसको वो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आती हुई दिख जाए। वो स्पीड आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपको ये पता है ये 30 डिग्री है, मतलब VR आपको दिया जाएगा, VM आपको निकालना है, तो ये 30 है ये पता है, तो ये आप निकाल सकते हो जो भी है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब किसी भी 90 डिग्री के ट्राइंगल में, राइट एंगल में, आप हमेशा ये बता सकते हो, मतलब अगर आपको एक एंगल 90 के अलावा और एक साइड पता है तो आप बाकी सब कुछ बता सकते हो। यहाँ पे जब VR दिया जाता है तो उसका मतलब आपको इस ट्राइंगल की लेंथ दी जाती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। एनीवे, तो आप ये निकाल सकते हो। अगर ये पर्सन इधर भाग रहा होता उल्टी तरफ, तो सोचो ये VR है और ये पर्सन मान लो इधर भाग रहा है VM, तो इसका माइनस VM इधर होगा, और जब माइनस VM ये इधर होगा तो फिर VR माइनस VM का रिजल्ट कहीं यहाँ आएगा, मतलब उसे बारिश वो और ज़्यादा एंगल पे दिखाई देगी जो कि पहले कम एंगल पे थी, θ1, और वो एंगल अब बढ़ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फिजिकली और लाइक डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मूविंग फर्दर, ये तो गया रेन वाटर प्रॉब्लम। ऐसी होती है रिवर बोट प्रॉब्लम। सेम जैसे एक दो टर्म्स आपको नॉर्मली मिलेगी यहाँ पे। एक होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब आप जिस तरफ बहाव है, मतलब पानी जिस तरफ फ्लो कर रहा है आप उसी तरफ मूव कर रहे हो, सेम डायरेक्शन। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट दोनों ऐड हो जाएंगे, और अपस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि अब आप बहाव के यानी कि जो फ्लो है उसके ऑपोजिट मूव कर रहे हो, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ऑल, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। लेकिन ये दोनों टर्म्स आपको ज़्यादातर तब मिलेंगी जब आप वन डायमेंशन सिचुएशन की बात कर रहे हो। एक बोट है पानी में ट्रैवल कर रही है, मतलब रिवर में है, अपस्ट्रीम जाने में उसे इतना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगा, तो बताओ रिवर की स्पीड कितनी है, मतलब रिवर के फ्लो की स्पीड कितनी है। इस तरह की सिचुएशंस नॉर्मली जो आपसे इसके अंदर पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्लो के ऑपोजिट जब मूवमेंट हो रही है या मुझे रिवर को क्रॉस करना है तो क्या सिचुएशंस बनती है। तो यहाँ ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपको दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट या मैन एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ नहीं है लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ की तरह बिहेव करेगी। ये हमेशा होता है वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वो रिवर के रिस्पेक्ट में वो स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। समझो, मान लो कि ये मेरे पास रिवर है, फ्लो कर रहा है, ये रिवर का बैंक है, दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, और इस तरफ भी ये बैंक हो गया, मतलब बेसिकली रिवर नहीं, इट्स अ कैनाल काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, लेट्स से पर्सन ए, और यहाँ पे एक स्विमर है जो अब यहाँ पे बस जंप करने वाला है रिवर में, बी इज द स्विमर। ओके, मान लो कि जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विद वेलोसिटी कुछ 5 किलोमीटर पर आवर, अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ अगर सब कुछ किलोमीटर पर आवर में, तो आपको यूनिट्स भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब सोचो समझो,
मान लो कि यहाँ पे ये मैन इस रिवर के अंदर जंप करता है और फिर क्रॉस करना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। अगर वो अपने स्ट्रोक्स, मतलब वो जो स्विम करने के जो स्ट्रोक्स हैं, अगर वो स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट मार रहा है, तो वो तो सोच रहा था कि वो सामने जाएगा, मतलब क्रॉस करेगा। बट जो पर्सन यहाँ है, उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में वो बी यहाँ नहीं जा रहा है, वो बी कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर भी उसे मूव करवा रही है। वो तो सामने जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअल में रिवर उसे आगे की तरफ मूव करवा के लेके जा रही है। सेम वे अगर मान लो, तो जब मैं कहूंगा वी एम, वेलोसिटी ऑफ एम, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि विद दिस पर्सन ए। जब मैं कहूंगा वी आर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। और जब मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल में कि मैन रिवर के रिस्पेक्ट में कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब समझो ये वी एम आर है एक्चुअल में, ये वी आर है, तो वी एम कितना होगा? वी एम आर मैंने कहा होना चाहिए वी एम माइनस वी आर, तो वी एम कितना होगा? वी एम आर प्लस वी आर। वी एम आर ये है, वी आर ये है, दोनों को ऐड कर दिया तो इफेक्टिवली मुझे ये मिल गया वी एम। मतलब एक्चुअल में मैन कहीं आ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मेरे पास सिचुएशन है। रिवर बोट की कोई भी प्रॉब्लम हो या रिवर स्विमर की कोई प्रॉब्लम हो, बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है एंड यू विल बी एबल टू लाइक सॉल्व ऑल। अब कई बार पूछा जाएगा कि इसको ये बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो समझो क्रॉस तो वो परपेंडिकुलर ही कर रहा है ना, यही डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है। तो इस वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट इस तरफ है, मतलब v परपेंडिकुलर जो भी है, उससे इसको डिवाइड कर दो, आपको टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल गिव मी टाइम। मान लो आपसे कहा जाए कि उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब किस डायरेक्शन में उसको मूव करना चाहिए सो दैट वो सीधा पहुंचे, तो फिर से दिमाग लगाते हैं। ये मेरे पास रिवर थी, मान लो कि ये रिवर करंट है वी आर। अगर मैन सीधा जाएगा तो इधर जाएगा, ये तो पता ही है इतना, तो लेट्स से कि मैन इधर जाता है, वी एम आर वो इस तरफ स्ट्रोक मारता है, तो अब इन दोनों का रिजल्ट सीधा आना चाहिए। तभी तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसको दिखाई देगा कि पर्सन इधर जा रहा है सामने की तरफ। तो दिस इज द कंडीशन, ये एंगल आपको निकालना है। तो आपको वी एम आर पता है, वी आर पता है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वी आर है, ये वी एम है, वी एम आर है, ये वी एम है, तो ये मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। tan थीटा और sin थीटा विल कम आउट टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि वी आर अपॉन वी एम आर, जो भी वैल्यूज है डाल दो। सो रिवर बोट सिचुएशन हो या रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो, सारे केसेस इससे हो जाएंगे। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला ही होगा बाय द वे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सब कुछ इससे निकल जाएगा। यहाँ इन्होंने कुछ डिफरेंट फॉर्मूले दिए हुए होंगे, वो फॉर्मूले यहीं से बनते हैं, वो आप देख सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसे यहाँ पहुँचना है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, तो v डिवाइडेड, मतलब जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय v, इस v का यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया, यानी v परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर मोशन में है। अगर टाइम को मिनिमम करना है तो फिर जो d बाय v का परपेंडिकुलर, यानी जो कंपोनेंट आ रहा है cos थीटा, उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू उसके हिसाब से डिसाइड होगी। एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। सेम चीज़, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक दिमाग ये लगाना है कि आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करना है, जहाँ पे भी आपको कंडीशन मिलेगी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करोगे, जहाँ से भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट कर दो, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपकी इच्छा, आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, दोनों से रिजल्ट आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपने जिसको पॉजिटिव लिया उसको आप थ्रू आउट पॉजिटिव ही लेके चलो। और इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि इससे नीचे वाली सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ऊपर वाली सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, नहीं। नीचे की डायरेक्शन में जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे वो ऊपर हो, वो पॉजिटिव होंगी, और नीचे की ऊपर की डायरेक्शन में जितनी चीज़ें हो, चाहे वो नीचे ही क्यों ना हो, वो नेगेटिव होंगी। दैट्स इट, यही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मैक्सिमम हाइट अटेंड आप निकाल सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चंस करते करते याद हो जाता है। u²/2g, टाइम ऑफ एसेंट u/g, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में भी लगता है, ध्यान रखना। सेम कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे अगर कोई बॉडी ऊपर जाते टाइम v वेलोसिटी से जा रही है, तो नीचे आते टाइम भी वो v ही स्पीड रहेगी उसकी, बस डायरेक्शन पलट जाएगी। तो बिल्कुल वो उसको मिरर करता है, जो ऊपर जाने का मोशन है और नीचे जाने का मोशन है, अनलेस एयर फ्रिक्शन ना हो।
क्योंकि एयर फ्रिक्शन का रोल बदल जाएगा। जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो फिर वो उसको एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा होगा, मतलब मोशन को अपोज कर रहा होगा। जब नीचे जा रही होगी तो भी उसको अपोज कर रहा होगा, बट डायरेक्शन वहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब पहले वो ऊपर जा रही थी तो फिर जो एयर फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ लग रहा था, लेकिन जब वो बॉडी नीचे आ रही है तो अब एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एक केस में वो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरे केस में वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से आप ये दिमाग लगा सकते हो कि कौन से केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। ऊपर जाने में टाइम, अभी क्या होता है जब फ्रिक्शन नहीं है तो ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम बराबर होता है, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जब एयर फ्रिक्शन होगा तो आपको सोचना है कि टाइम ऑफ एसेंट ज़्यादा होगा कि टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होगा। दिमाग लगाओ। एक बेसिक आइडिया यही है कि जब एसेंट हो रहा होता है तो जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, वो ग्रेविटी को सपोर्ट कर रहा होता है, और जब डिसेंट हो रहा होता है तो फ्रिक्शन जो है वो ग्रेविटी को अपोज कर रहा होता है। सो दैट्स इट, मतलब यू कैन फाइंड इट आउट। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ असेंट, टोटल टाइम, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। नॉट ओनली कि यहाँ पे बल्कि हर जगह पे स्पीड सेम होती जाती है। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी बताया था मैंने आपको, ये कोई लॉ वो नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो नीचे यहाँ से गिराया मैंने, इस पॉइंट से फॉल करवाया, तो फिर जो पहला ऑब्जेक्ट है पहले सेकंड में वो डिस्टेंस अगर 1 यूनिट का ट्रैवल करेगा तो दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स का ट्रैवल करेगा, तीसरे सेकंड में वो डिस्टेंस 5 यूनिट्स का ट्रैवल करेगा। ये गैप ये बढ़ता चला जाता है। स्पीड बढ़ रही है तो गैप भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है। चीज़ें याद करने को बहुत है, बट ज़रूरी नहीं होती कि आप सब कुछ याद ही करो, आप दिमाग भी लगा सकते हो। इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स क्रॉसेस अ पॉइंट इन टाइम t1 and t2 रिस्पेक्टिवली, देन हाइट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है, नो नीड टू मार्क इट अप। ये इसलिए इन्होंने फॉर्मूला वाइज दिए हुए हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया और फिर ऊपर की तरफ फेंका गया और नीचे की तरफ फेंका गया, तो इनके बीच में क्या टाइम लगेगा। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टली विद सेम स्पीड, टेक्स टाइम t1 t2 and t3 रिस्पेक्टिवली टू रीच द ग्राउंड, देन t3 इज रूट t। समझो क्या किया गया। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया सामने की तरफ, ये है नंबर 3, ऊपर की तरफ ये है नंबर 1 और नीचे की तरफ ये है नंबर 2। अब से कहा गया कि इसको इसको और इसको, इनको जो भी टाइम लगेगा उस टाइम के हिसाब से मुझे ये बताना है कि मतलब इनके टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा। समझो तीनों को सेम स्पीड से फेंका गया है। अगर इसे ड्रॉप किया जाता, जो नंबर 2 वाली बॉडी, इसे ड्रॉप किया जाता तो जितने टाइम में ये नीचे पहुंचता उतने टाइम में ये भी नीचे पहुंचता, क्योंकि इसका भी कोई वाई कॉम्पोनेंट नहीं है। तो एक एक करके सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। पहले लेते हैं केस 1। तो केस 1 में जो इसको टाइम लगेगा, लेट्स से टाइम इज t1, तो वो बनेगा मैं फिर से वही काम करूँगा। अपवर्ड डायरेक्शन को लेट्स से कि मैंने पॉजिटिव ले लिया और नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया, इमेजिन। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव और फिर हाइट को हम h मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज नेगेटिव, तो माइनस h इज इक्वल्स टू v t, ये इनिशियल वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिवली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम बना माइनस h इज इक्वल्स टू, ओके लेट इट बी दिस वे ओनली, इसको t1 मान लेते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई। नंबर 2 डाउनवर्ड वाली सिचुएशन है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h ही है, इनिशियल वेलोसिटी अब नेगेटिव है माइनस v t2 माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नेगेटिव ही है तो माइनस हाफ जी टी टी स्क्वायर। दिस इज नंबर 2। और नंबर 3 होगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मोशन इन वाई डायरेक्शन। वर्टिकल क्योंकि रेंज वेंज नहीं पूछी आपसे तो मुझे सिर्फ वर्टिकल से मतलब है, तो वर्टिकल में इसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो माइनस h इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है वर्टिकल में, प्लस हाफ जी t3 स्क्वायर, यही कंडीशन होगी, हाफ जी t3 स्क्वायर, या करेक्ट। तो फिर यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आई, जब आप इसको इसके अंदर पुट करोगे तो और इसके अंदर पुट करोगे तो आपको t1 t2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यू विल गेट something like t3 will come out to be under root of t1 into t2। और फिर अगर मतलब h निकालना है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में तो फिर आप फिर से इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। h will come out to be हाफ g t3 का स्क्वायर मतलब t1 t2 का
मतलब अंडर रूट T1 T2 का स्क्वायर बनेगा तो T1 T2 हो जाएगा. दैट इज करस्पॉन्डिंगली मैंने नेगेटिव पॉजिटिव किस अकॉर्डिंग माना है वो उसके हिसाब से. तो ये एक रिलेशन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन हो, या इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल छोड़ो, मोशन इन अ प्लेन का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे आसान तरीका होता है उसको सॉल्व करने का कि आप दोनों मोशंस को, यानी कि जो उसका एक्स और वाई में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, उसको आप रिजॉल्व कर लो, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बांट लो. और अगर आपने उसे रिजॉल्व कर लिया तो फिर वो मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन नहीं रह गया, यानी मोशन इन 2D का क्वेश्चन नहीं रह गया, वो सिर्फ मोशन इन 1D का क्वेश्चन रह गया. कहने का मतलब ये कि अगर मान लो एक बॉडी v वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है और मेरे पास कोऑर्डिनेट सिचुएशन ये है, तो ये सोचो ही मत कि बॉडी v वेलोसिटी से इस तरफ जा रही है. ये सोचो कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा से जा रही है, v cos थीटा से जा रही है, और एक बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा से जा रही है. दोनों को अलग अलग सॉल्व करो ना. ये भी 1D मोशन है, ये भी 1D मोशन है, और फिर फाइनली दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमें फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ जाना है वो पता चल जाएगा. यही हमें करना होता है थ्रू आउट किसी भी कंडीशन के अंदर. तो प्रोजेक्टाइल का बेसिक समझते हैं. जैसे मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक सिस्टम है x y, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया विथ स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा. तो ये कुछ ये पाथ फॉलो करता हुआ चला जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे नीचे की तरफ है और फिर ये सब कुछ है. ओके, ये सोचो ही मत कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था जिसने आपको इसको ऐसे थ्रो कर दिया था. इमेजिन कि यहाँ पे ये एक मिरर है, और फिर इमेजिन कि ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है यहाँ पे भी एक मिरर है. अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, इस मिरर में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट जब ये यहाँ होगा तो ये मिरर में जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी. जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो मिरर में इमेज कहीं यहाँ होगी. जब ये मिरर यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ होगी. फिर जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो मिरर में जो इमेज होगी वो नीचे आएगी. मिरर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, मतलब अगर आप मिरर के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हो तो उसकी पोजीशन को शो नहीं करता, मतलब वो पोजीशन को चेंज नहीं करता. मतलब इमेजिन करो, सोचो कि एक मिरर है और फिर मिरर के आप आगे और पीछे जा रहे हो, तो ये हमारा मेंटल जजमेंट होता है कि साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम आगे पीछे जा रहे हैं. लेकिन मिरर में उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती. मतलब अगर मैं कैमरे में आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर केस में जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो मतलब आपको लगेगा, जिसकी वजह से पता चलेगा आगे या पीछे है. बट अगर मैं लेफ्ट या राइट मूव करता हूँ तो लोकेशन तभी चेंज होती है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट. तो मिरर सिर्फ लेफ्ट राइट मोशन को डिटेक्ट करता है, मिरर आगे या पीछे के मोशन यानी परपेंडिकुलर मोशन को डिटेक्ट नहीं करता है. सो जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इस मिरर में क्या फील हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद वापस नीचे आ रहा है. तो मतलब यहाँ मुझे दिखेगा कि एक ऑब्जेक्ट था जो ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया. तो ये केस तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1D में. और यहाँ मुझे इस मिरर में दिखाई देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो आगे की तरफ ट्रैवल करता जा रहा है. यही तो करना था इफेक्टिवली. अब मुझे इसको अलग समझना है, इसको अलग समझना है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं x की. x में वेलोसिटी कितनी है? ux इज u cos थीटा. रेजोल्यूशन u cos थीटा. x में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा होगा. मतलब मान लो कि r मान लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, रेंज r ट्रैवल कर रहा है. मैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट r हम एक जनरल एज्यूम कर लेते हैं कि x ट्रैवल कर रहा है. तो मान लो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने x ट्रैवल किया, या पहले चलो एक काम करते हैं r ही मान लेते हैं. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज्यूम कर लेते हैं r उसने ट्रैवल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन कितना है? तो अगर कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो ऑब्जेक्ट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा. हाँ, ऊपर की डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी. बट जब वो इधर जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, और हवा में एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो है. तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टाइम्स टी, जितना भी टाइम लगा हो इसको. ये एक रिलेशन बन गया. अगर मैं सेम सिचुएशन y के लिए करूँ तो y में इनिशियल वेलोसिटी, मान लो कि मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, इस u का कंपोनेंट विच इज u sin थीटा. तो ये बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है y में, तो बॉडी ऊपर गई है फिर वापस नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है.
y में, क्योंकि ये जहाँ पे थी वहीं पे वापस आ गई है y में, x में ट्रैवल किया है बट y में 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, टाइम सेम होगा, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जितना उस प्रोजेक्टाइल को कवर करने में लगेगा। इसमें अगर आप ये पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा रेंज 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या इसी को लोग कहते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये एक तीसरा मतलब रेंज है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो यहाँ पे इसकी vy कितनी है, 0, वेलोसिटी इन y 0 है ना, इससे ऊपर वो नहीं जा रहा है, अब वो वापस नहीं जा रहा है, मतलब ये इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तो वेलोसिटी इन y 0 है, तो अगर वेलोसिटी इन y 0 है तो फिर कितना वो लगेगा, vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच, तो फिर ये बन गया 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये सारे रिजल्ट्स टाइम रेंज एंड ऑल, ये अगर आप याद रखते हो तो ठीक है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो बिना याद रखे हुए भी अगर आपको सॉल्व करना आता है, तो मतलब x और y को रिजॉल्व करना आता है, तो कोई भी केस हो आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हो। जो याद रखने वाली चीज़ है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, या मतलब ये याद रख सकते हो, मैं इसे रब कर रहा हूँ कि लेट्स से जो मेरे पास 3 रिजल्ट्स आए हैं वो है रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2u कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा ओवर जी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आई है 2u साइन थीटा बाई जी, और जो मैक्सिमम हाइट है वो आई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। I would prefer to write it in this form 2ux uy by g, मतलब x की वेलोसिटी का कंपोनेंट और y की वेलोसिटी का, u cos थीटा u sin थीटा, 2uy by g और uy द होल स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप इसको 1D से कंपेयर करो तो ये है 2u by g जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है वर्टिकल मोशन में, शायद इन्होंने डिस्कस किया वो ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, सी हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g, तो u की जगह क्या हो गया uy स्क्वायर बाई 2g, टाइम इज u बाई जी, ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम मिला दोगे तो 2u बाई जी, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ u बाई जी, और वहाँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती नहीं थी तो कंपेयर नहीं कर सकते। सो वन सेकेंड, या सो दिस इज व्हाट वी से एज लाइक, जब मुझे ये मतलब वैल्यू सॉल्व करनी हो, इसमें लिखने का फ़ायदा क्या है, मतलब इस अकॉर्डिंग लिखने का क्या फ़ायदा है, कई बार आपसे कहा जाएगा कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया विद द स्पीड 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो ये बताओ रेंज कितनी है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से एंगल निकालेंगे, फिर एंगल से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये याद है, तो अगर आपको रेंज याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ करो ना, 2ux कितना है 3, uy कितना है 4, g कितना है 10 एज पर द क्वेश्चन, तो कितना बन गया 2.4, दिस इज द आंसर। आप टाइम भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो, कुछ भी किसी का भी यूज़ करके, अगर आप ux uy के फॉर्मेट में चलो तो। और फिर मतलब इट इज़ प्रेफरेबल इन फैक्ट टू यूज़ दिस, बिकॉज इससे बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मतलब ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो कि आपसे कहा गया कि ये बताओ एक बॉडी को थ्रो किया गया विद सम वेलोसिटी जो भी है u, और फिर ये बताओ कि 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी का मतलब हम टोटल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो u जो इनिशियली था वो था u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, मैं i को अलग हैंडल करूंगा, j को अलग हैंडल करूंगा, तो vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x कितनी होगी, तो x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, वो u cos थीटा ही रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। vy फाइनल वेलोसिटी इन y में एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, और मैंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, इसीलिए मैं इसे u sin थीटा j कैप प्लस लिख रहा हूँ। तो vy कितना होगा, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो uy प्लस ay इंटू टी, क्या बना u sin थीटा माइनस g t, ये हो गया vy, vx आ गया vy आ गया, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। कई बार आपसे कह दिया जाएगा कि u और v के बीच में एंगल निकालो, या
u और v एक दूसरे से परपेंडिकुलर कब होंगे, तो u डॉट v 0, दोनों वेक्टर्स आपके पास हैं। कुछ भी निकाल सकते हो आप, अगर आपके पास आप वेक्टर्स का सही यूज़ करो तो, मतलब ढंग से यूज़ करो तो यू कैन मेक लाइक, ज़रूरी नहीं है आप ये टाइम निकाल सकते हो कि कितने हाइट पे ये तब पहुँचेगा, अगर आप एक्स वाई को अलग से हैंडल कर रहे हो। जो सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजिली। इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब इस प्रोजेक्टाइल, इस पाथ का इक्वेशन भी कैलकुलेट की जाती है और उससे भी क्वेश्चन आता है। किसी भी ट्रेजेक्टरी, किसी भी पाथ का इक्वेशन अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो पहला काम करना होता है आप उस पर कहीं पे भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट अज्यूम करते हो, और उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी सिचुएशंस हैं, आप वो अप्लाई कर देते हो। तो x अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो बनेगा u cos थीटा t, क्योंकि अगर ये थीटा और ये u है तो, और y जो बनेगा वो बनेगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो हम वहाँ पे कर रहे थे। हमने वहाँ पे r लिया था इसको पहले, और फिर y हो गया था 0 जब मैं टोटल मोशन की बात कर रहा था। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो x तो बन गया u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है आगे। y ये 0 नहीं है अब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो y की कुछ वैल्यू है, तो जब y की वैल्यू कितनी होगी, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, इससे t निकालो, इसमें पुट कर दो, तो आपके पास एक रिलेशन बनता है y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2u cos थीटा, x tan theta minus gt square upon 2u cos theta, something like this। u square cos square theta होगा शायद, नहीं, x tan theta minus gx square upon 2u square cos theta, not t। टाइम एलिमिनेट करना होता है क्योंकि मतलब इक्वेशन है उसके अंदर टाइम नहीं हो सकता। 2u square cos square theta, x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। यहाँ इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। बहुत बार, एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में कि एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दी हुई है आपसे 3x माइनस 4x स्क्वायर, रेंज बताओ, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दो ना। कैसे लिखोगे, 3x को कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 माइनस, यहाँ पे तो 3 था नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3x बाहर निकाल दिया है तो 4/3x ये बच गया। इसको लिख सकते हैं x/3/4, 3/4 r के बराबर है, रेंज कितनी होगी 3/4 मीटर। तो इस तरह की सिचुएशंस नॉर्मली, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट लाइक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अगर अब इसके बाद कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, जरूरी नहीं एंगुलर, ऐसे थ्रो किया है, ऊपर से थ्रो किया है, नीचे से थ्रो किया है, कोई भी केस हो, आप सारे केस सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आपको ओरिजिन बनाना है, डायरेक्शन अज्यूम करनी है, एक्स और वाई को अलग अलग सॉल्व कर देना, खत्म। कोई भी सिचुएशन हो यू कैन हैंडल दैट। सेम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर आप वेक्टोरियल सॉल्व कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है याद व्याद करने की, निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, एच और आर के बीच में रिलेशन, अगर एंगल 90 है तो हाँ, रेंज जो होती है ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो रेंजेस होती हैं वो थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम होती हैं, अगर सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया तो उनकी हाइट चेंज हो जाती है बस। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया, दूसरे को ऐसे, तो रेंज सेम रहेगी। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 90 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेंज होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होता है, तो इस वजह से रिजल्ट सेम रह जाता है। मैक्सिमम हाइट, एच और आर के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ से। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होती है एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इंक्लाइन प्लेन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सॉल्व, मतलब किस सिचुएशन में हो, कोई भी केस हो। वैसे तो इंक्लाइन प्लेन से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो चाहे नॉर्मल प्लेन हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया, तो जब एक इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो इसका कुछ एंगल है, लेट्स से कि अल्फा एंगल से थ्रो किया गया, इमेजिन, तो ये कुछ ये पाथ फॉलो करेगा, यहाँ कहीं गिर जाएगा, ये मेरे पास यू था। अब जो आप पहले ग्रेविटी ऐसे अज्यूम करके चल रहे थे वो ऐसे मत करो, मतलब सॉरी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे अज्यूम करके चल रहे थे वो ऐसे मत करो, अब इसको ऐसे अज्यूम कर लो। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है न्यू एक्स यानी एक्स डैश, और ये है न्यू वाई, वाई डैश। लेकिन इसकी वजह से अब ग्रेविटी तो डाउनवर्ड से चेंज नहीं हो जाएगी ना, मतलब धरती तो नीचे ही खींच रही है ना अभी भी, तो ग्रेविटी इज डाउनवर्ड समवेयर हेयर। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है,
इफेक्टिवली ये मेरे पास 90 है क्योंकि मैंने इसको 90 एज्यूम किया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और फिर ये फिर से 90 है, तो इफेक्टिवली ये थीटा बन गया। अगर ये थीटा है तो उस केस में जी का एक कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा और जी का एक कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन थीटा। अब जो u के मैं कंपोनेंट करता था यानी u cos अल्फा u sin अल्फा, बस फर्क इतना पड़ेगा कि अब x में भी एक्सेलरेशन है g sin थीटा और y में भी एक्सेलरेशन है g cos थीटा, तो मैं फिर से करूंगा मोशन इन x डैश मोशन इन y डैश और वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं पहले सॉल्व कर रहा था। नो नीड टू रिमेंबर और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। रेंज मैक्सिमम इस केस में होता है कंडीशंस सम लाइक फॉर 1 मार्क, मतलब सम क्वेश्चंस, बट सॉल्व करने का तरीका यही है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। Maximum range, again same situations. Some key points. A positive acceleration can be associated with a slowing down motion. Exactly किया जा सकता है। अगर एक acceleration कम हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है स्पीड भी कम हो रही होगी। xt देखो ये ग्राफ, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मान लो ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, समझो। xt मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि xt कर्व दिया हुआ है। समझो कि एक बॉडी है जो कि स्लोप पॉजिटिव है और फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, मतलब एक गाड़ी है जो गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर क्या हुआ, एकदम से वो ग्राफ ऐसे फॉल कर गया, मतलब क्या हुआ, अब इसका स्लोप नेगेटिव हो गया है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, टैन जो भी नेगेटिव होगा मतलब माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो नेगेटिव हो गया, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो पहले अगर बॉडी इधर जा रही थी तो अब वो इधर जाने लग गई, हो सकता है बिल्कुल जा सकती है, बट समझो कि हुआ क्या कि 10 से बॉडी एकदम से रुक गई, 10 से एकदम जीरो आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड स्लोली मूव करेगी, और फिर उसके बाद जीरो के बाद उसने एकदम से 10 अटेन कर लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो बिल्कुल सिमेट्रिकल कर्व है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसमें टाइम कितना लगा, जीरो। यहाँ पे कोई टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जीरो टाइम में एक बॉडी रुक के उसने मतलब एक सर्टेन स्पीड से रुक के और वापस उसने स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में अटेन कर ली और फिर से मूव करने लगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि मतलब अगर मान लो कि मेरे पास xt है, फिर वो रुका और फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड को कम किया, बट अगेन रुकते टाइम पे भी ऐसा एकदम से नहीं हो सकता कि पहले वेलोसिटी कुछ थी फिर एकदम जीरो हो गई, इट्स इम्पॉसिबल। वेलोसिटी से जीरो होने में उसे कुछ वक्त लगेगा फाइनली, मतलब स्लोप फॉल करेगा और वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, प्रैक्टिकल कंडीशन हमेशा ऐसी होगी। सो ये इस तरह की सिचुएशन है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं वगैरह वगैरह। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मे नॉट बी जीरो, दैट्स करेक्ट। फ्री फॉल में ज़रूरी नहीं है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि मैं एक हॉट एयर बलून में जो ऊपर मूव कर रहा है या नीचे मूव कर रहा है, मतलब जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट खुद ही मूव कर रहा है। समझो एक ट्रेन के अंदर से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया खिड़की से बाहर, जैसे नॉर्मली हम थ्रो कर देते हैं, नहीं करना चाहिए वैसे, बट फिर भी जैसे ट्रेन से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया गया, तो फिर जो ट्रेन की स्पीड होगी उसी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट भी जाएगा। तो अगर ट्रेन 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने छोड़ा इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी और फिर ये ऐसे गिरेगा। तुम्हें बेशक लगता है कि वो पीछे चला गया, लेकिन वो एक्चुअली में पीछे नहीं जाता, जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसे वो ऑब्जेक्ट ऐसा गिरता हुआ दिखता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। A body can have acceleration even if its velocity is zero at any instant. Yes, free fall. यहाँ पे इसकी velocity zero होती है but acceleration होता है. Average velocity of body may be equal to its instantaneous velocity. Perfect. Distance displacement बराबर हो तो the trajectory of, और अगर velocity constant हो तो instantaneous के बिल्कुल बराबर हो सकता है. The trajectory of an object moving under constant acceleration can be straight line or parabola. Perfect. जो हम projectile follow करते हैं that's a parabola. Constant acceleration होता है और straight line भी हो सकता है. The path of one projectile as seen from another projectile is a straight line. दोनों एक साथ जब उनके relative motion देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ straight line form कर रहे हैं. Of one projectile with respect to another projectile is zero. Relative acceleration दोनों के बीच में zero हो जाएगा आपस में. Okay, so this was something about motion in a plane. Maybe in the next class we'll talk about Newton's laws of motion. शायद next वही होना चाहिए. Yeah, laws of motion and friction. In the next class we'll talk about that. Till then, practice questions, enjoy and prepare well for your exam. It is very important for you. And other thing, if you like this video, please share it so that it can help and reach more people. Thanks a lot for watching. Have a good day. Bye bye.